एक आदमी को कभी एक फिल्म इंस्टीट्यूट ने रिजेक्ट कर दिया था ये बोल के कि तुम्हें सिनेमा के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। आज वही बंदा ऑस्कर के स्टेज पे खड़े होकर तेलुगु गाना सभी लोगों के से गवा दिया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड वाइड। और इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बना चुका है, वो भी 2 बार। जी हाँ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एस राजा मौली के बारे में, जो कि एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट जो बन गए हैं इंडिया के सबसे पावरफुल स्टोरी टेलर और इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर। तो बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में। जी हाँ गाइस, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब का 200 वीडियो जो होने वाले हैं, और ये 200 मतलब 200 ये वीडियो होने वाली है। तो इसीलिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर डायरेक्टर्स को कोई जानता नहीं है। तो मैं सोचा बना दूं। अब ये सीरीज चलती रहेगी, जब मेरी इच्छा करेगी तो मैं लेके आऊंगा, और जब आप बोलोगे तब। अगर गाइस एस एस राजा मौली के बारे में बात की जाए तो एस एस राजा मौली का पूरा नाम है कोदूरी श्री शैला श्री राजामौली, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1972 को हुआ था कोवन नाम की एक छोटी सी जगह पे, लेकिन उनकी ज्यादा कर्नाटक का रेंचूर से जुड़ी हुई है। और उनके पिता का नाम वी विजेंद्र प्रसाद है, जो कि एक फिल्म राइटर है। और वो आगे चल के इंडिया सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड राइटर्स बन गए। लेकिन इनकी कहानी एकदम ऐसी नॉर्मल नहीं थी, इनके बारे में थोड़ा मैं जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब जब ये फेमस नहीं हुए थे तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो काम की तलाश में अलग अलग जगह पे घूमते रहते थे, तो पूरी फैमिली को भी इधर से उधर जाना पड़ता था। तो इसी वजह से राजा मौली का बचपन आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों में शिफ्ट होते हुए गुजरता है। और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग स्टोरी टेलर थे, राइटर थे, तो उनको इतना पेमेंट भी नहीं मिलता था, और हमेशा पैसों की तंगी होती थी और स्टेबिलिटी भी बहुत कम होती थी। जैसे हर इंडियन पेरेंट्स करते हैं, उनकी फैमिली कभी उन्हें एक सेफ करियर की तरफ पुश करता है। राजा मौली ने एलूरी के सर सी आर रेड्डी कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन उन्हें इंजीनियरिंग में इतनी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्हें सबसे ज्यादा मजा और अच्छा लगता था कहानियों में। फिर एंड उन्होंने अपना रास्ता छोड़ दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दी, और फिर उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री चूज की जिसने उनके अपने पिता को भी कभी गारंटी नहीं दी थी। मतलब बेसिकली वो भी अपने फादर के फुटस्टेप पे चले गए। मतलब उनके जो फादर कर रहे थे, अब ऐसा राजा मौली भी वही करने वाले थे। राजा मौली गए सीधे ही डायरेक्टर नहीं बन गए, उन्होंने मतलब एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से सारी चीजें स्टार्ट की। पहले वो एक असिस्टेंट एडिटर बने, फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर इसको रिकॉर्डिंग में भी, मतलब जो रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, वहाँ पे भी उन्होंने काम किया। और ये इन्होंने जितने भी सारे काम किए ना स्टार्टिंग में, वो सब टेक्निकल काम थे। मतलब कोई एकदम बढ़िया काम नहीं था, लेकिन उन्हें पूरी समझ आ गई थी कि हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें भी कैसे वर्क करती है। उन्हें पता चल गया था कि मतलब आइडिया आ गया था कि सिनेमा कैसे बनता है। फिर कुछ टाइम बाद ये मेहनत करते गए। फिर उसके बाद एक बहुत जाने माने डायरेक्टर से उनकी मुलाकात होती है। उनका नाम के राघवेंद्र राव होता है, और वो उनके असिस्टेंट के रूप में एक टीवी सीरियल में काम करते हैं। उस सीरियल का नाम शांति निवासम होता है। फिर उस सीरीज में मतलब उन्होंने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से काम किया, क्योंकि राजा मौली उस टाइम पे नए नए थे ना, तो उनसे जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन थे ना, तो उन्हें ज़्यादा मतलब वो वाई मिलती थी। तो राजा मौली चुपचाप हार्ड वर्क करते थे, मतलब एक्स्ट्रा काम करते थे। तो यही डायरेक्टर ने देख के उन्हें वर्किंग डेविल बोला था, क्योंकि एक उनका एक नाम पड़ गया था कि ये काम के पीछे बहुत पागल थे। इसी बीच मतलब इन्होंने कोई शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल भी नहीं अपनाया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की, और वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बहुत सही तरीके से सीखते गए। और उसी बीच उनके पिता का भी नाम थोड़ा बहुत वो ऊपर आ रहा था मार्केट में, लेकिन इससे उन्हें कुछ ज़्यादा फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और उन्होंने स्टार्टिंग से लेके मतलब सारी चीज़ों में काम किया था, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद कैमरा वर्क, फिर उसके बाद सलून है जो हेयर स्टाइलिश होते हैं उनमें भी काम किया है उन्होंने। मतलब देखा जाए तो सारी बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में भी उनको पता था कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। फिर कुछ टाइम बाद मतलब इन्हें 2001 में एक मूवी मिलती है जिसका नाम स्टूडेंट नंबर 1 होता है। ये एक कॉलेज ड्रामा टाइप मूवी थी, ठीक है। और इस मूवी के मेन लीड एक्टर थे जूनियर एनटीआर। जी हाँ गाइस, इन्होंने अपनी फिल्म का डेब्यू इनके साथ ही किया था। और वो देखा जाए तो फ्लॉप बिल्कुल भी नहीं हुई थी, वो कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों जगह हिट हुई थी। फिर उसके 2 साल बाद वो एक और पिक्चर के साथ आते हैं जिसका नाम सिंहाद्री होता है, जो उनके पिता ने ही लिखी थी, और ये एक जबरदस्त हिट बन गई। फिर उसके बाद आई छत्रपति
उस छत्रपति में थे अपने प्रभास। जी हाँ गाइस, उन्होंने प्रभास के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी बन गई थी। उसके बाद इन्होंने एक और मूवी लाई, उसका नाम विक्रमार्कुडु। जी हाँ गाइस, एक तेलुगु वर्ड है तो मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए सॉरी। और हर गाइस फिल्म एक से एक बड़ी, उससे भी बड़ी आती थी, मतलब एक से एक बढ़ के आती थी। जैसे कि मान लो पहली मूवी का बजट 1 करोड़ था तो अगली मूवी का बजट 2 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 8 करोड़, ऐसे करते करते ये हर सीढ़ी को चढ़ते गए और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मूवी दी। और गाइस ऐसे करते करते राजा मौली जो सर है वो एक फिल्म नहीं बना रहे थे, वो पूरी दुनिया बना रहे थे। हर प्रोजेक्ट के साथ तेलुगु सिनेमा की टेक्निकल लिमिट्स थोड़ी और आगे बढ़ रही थी। फिर गाइस कुछ टाइम बाद उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर सोचा, फिर एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट उनके फादर ने लिखी, फिर उन्होंने उनके ऊपर काम किया और वो उस टाइम की सबसे ज़्यादा बड़ी हिट मूवी बन गई। वो दो मूवी 2009 में आई थी और इस मूवी में उन्होंने उनके साथ काम किया था रामचरण ने, और इस मूवी का नाम मगधीरा है। जी हाँ गाइस, ये वही मूवी है जो उस टाइम पे तेलुगु सिनेमा को भाई वर्ल्ड इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज कराया था, तब तेलुगु सिनेमा को पहचान दिलाई थी कि हाँ हम भी कुछ है। ये गाइस एक हिस्टोरिक फिल्म थी जिसका पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। फिर उन्होंने भाई कुछ टाइम बाद 2012 में भाई एक ऐसी मतलब मूवी लाते हैं जो किसी ने भी सोचा ही नहीं था कि ऐसा ऐसा भी कुछ बन सकता है कि एक मक्खी के ऊपर मूवी बनाई जाए। ये जितना सुनने में अजीब लगता है उतना देखने में भी अजीब लगने वाला था कि ये कैसे बनेगा, लेकिन भाई राजा मौली है भाई, राजा मौली से तो कोई एकदम उम्मीद लगा के मत रखना, क्योंकि वो बंदा छोटी से छोटी चीज को भी एकदम ग्रेट लेवल पे लेके जाता है ना कि आप पूछो मत। फिर वो भाई वो 2012 में ईगा मूवी लेके आते हैं नानी के साथ मूवी, और उस मूवी के मेन विलन सुदीप होते हैं। और भाई उन्होंने जो काम किया था और उस मूवी में जो इन्होंने डायरेक्शन दिखाई थी भाई, वो इतना ज़्यादा वो मूवी हिट हो जाती है पूरे इंडिया में। मतलब कि ऐसा उन्होंने किसी ने मतलब इंडियन सिनेमा में आज तक किसी ने ऐसा सोचा ही था कि मक्खी के ऊपर मूवी बनाई जाएगी जो कि बदला लेगा। और ये भी भाई सेम कॉन्सेप्ट जैसा था कि मतलब पुनर्जन्म वाला ही था। और भाई उस टाइम पे एस राजा मौली ने सबको बता दिया कि वो रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते, और पूरी इंडस्ट्री को बता दिया कि वो बंदा ट्रेंड नहीं फॉलो करता है, हालांकि वो ट्रेंड बनाता है। फिर भाई एस राजा मौली के जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। वो 3 साल बाद फिर सिनेमा में आते हैं, फिर इंडस्ट्री में आते हैं प्रभास के साथ। पूरे इंडिया में बोला जाता है कि ये अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर है। और भाई ये पिक्चर सच में इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर थी उस टाइम पे, क्योंकि ये मूवी 2015 में आई थी और इस मूवी का नाम है बाहुबली थी द बिगनिंग। जी हाँ गाइज, फिर आते हैं बाहुबली के साथ अपनी 3 साल की मेहनत के साथ ये मूवी लाते हैं। और भाई ये मूवी इतनी ज़्यादा क्रेज़, आप सभी को पता ही है कि इस मूवी का कितना ज़्यादा हाइप और क्रेज़ था। और ये मूवी का इस 90% VFX में ही बनी थी, CGI का इसमें भरपूर यूज़ किया गया था। और भाई इसमें ऐसा राजामौली दिखा देते हैं कि स्टोरी टेलिंग किसे कहा जाता है, अगर किसी वॉर को दिखाएं तो कैसे दिखाया जाता है, कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, कैसे उनको प्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शन किस लेवल का होता है और एक्शन भी किस लेवल का जा सकता है। ये इंडियन सिनेमा को एस राजामौली ने दिखा दिया था। और भाई इंडिया में हर किसी को पता चल गया था कि मतलब हर किसी के एक ही मुंह पे सवाल था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। और ये गाइस ये डायलॉग इतना ज़्यादा फेमस हुआ था भाई, इतना ज़्यादा कि हर कोई यही पूछ रहा था 2 साल तक कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिर उसके बाद गाइस ये आते हैं 2017 में बाहुबली का पार्ट 2 लेके दी कंक्लूजन। और भाई वो मूवी इंडिया हिस्ट्री की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवीज़ में से बन जाती है। और भाई वो काफ़ी ज़्यादा हाई बजट के साथ आते हैं। पहली मूवी 150 करोड़ की थी और दूसरी मूवी 300 से 250 करोड़ के बीच में मूवी बनी थी, जिसने पूरी इंडियन हिस्ट्री को ही मतलब इंडियन सिनेमा हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया। फिर एस एस राजामौली ने बताया कि सिनेमा किसे कहा जाता है और कैसे बनाया जाता है, चाहे जैसी भी स्टोरी क्यों ना हो उसको बस प्रेजेंट करने आना चाहिए। और इससे एस एस राजामौली को पूरे इंडिया में जाना जाता है कि हाँ ये भी कोई डायरेक्टर है। फिर उसके बाद भाई प्रभास कितने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं इस मूवी से, सबको पता ही है। और भाई सारे के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड टूट जाते हैं। उस टाइम में 2017 के टाइम पे 1800 करोड़ ये मूवी कमाई थी, जिसने आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये मूवी भी इतने ज़्यादा जा सकती है। और इसी मूवी ने गाइस एस एस राजामौली को इंडिया का टॉप डायरेक्टर बना दिया। उसके बाद से ये इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर बन गए। फिर भाई वो कुछ टाइम बाद आते हैं, मतलब 2017 से लेकर 2022, 5 साल के बाद उसके 2 साल का उसमें 1.5 साल का कोरोना भी आता है।
फिर 5 साल बाद वो आते हैं फिर से भाई 2022 में RRR के साथ आते हैं। जी हाँ गाइस, 2022 में RRR निकलती है, जिससे सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में SS राजामौली का डंका बजता है। पूरी दुनिया जानने लगती है कि हाँ SS राजामौली कौन है, क्यों है, और वो पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि इंडियन मूवी मेकर्स भी क्या बना सकते हैं। और गाइस ये मूवी सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड चली थी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने इसकी तारीफ की थी, जैसे कि जेम्स कैमरॉन, स्टीवन स्पीलबर्ग, क्रिस्टोफर नोलन और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स ने भाई इस मूवी की तारीफ की थी। क्योंकि गाइस इस मूवी की स्टोरी ही ऐसी थी, ये आज़ादी के टाइम की इन्होंने स्टोरी चूज़ की थी और इस मूवी के राइटर भी उनके पिताजी ही थे। और भाई ये मूवी मेरे को पर्सनली मेरे लिए नंबर 1 मूवी है। मेरे को ये मतलब कि मेरे को उस टाइम पे जब ये मूवी निकली थी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। क्योंकि गाइस इस मूवी का एक्शन, इस मूवी का इमोशन, इस मूवी की स्टोरी टेलिंग, इस मूवी का प्रेजेंटेशन, इस मूवी का भाई डायरेक्शन और खास करके वो भाई नाटू नाटू सॉन्ग, पूरी दुनिया में उस नाटू नाटू सॉन्ग का डंका बजा था। और उसी डांस को भाई ऑस्कर मिला था भाई, ऑस्कर। इंडिया की पहली मूवी, मतलब पहली तो नहीं लेकिन SS राजामौली के लिए सबसे पहला ऑस्कर इसी मूवी ने दिलवाया था। और भाई ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा चलती है, 550 करोड़ का बजट लेती है और 1200 से 1300 करोड़ ये मूवी कमाती है। और इससे पूरी दुनिया में राजामौली का नाम होता है। जो चीज़ गाइस राजामौली को सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ VFX या बजट नहीं है, वो है उनका इमोशनल फर्स्ट स्पेक्टिकल सेकंड वाला ऑब्सेशन। वो अक्सर कहते हैं कि कोई भी सीन तभी ग्रैंड डिजर्व करता है जब उसके पीछे का इमोशन सच में अर्न किया गया हो। इसलिए उनके हीरो सिर्फ लड़ते नहीं, वो किसी ऐसी चीज़ के लिए लड़ते हैं जिसके आपको पहले से ही परवाह होती है। जो पहले एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट थे, जिसे सिनेमा के बारे में कुछ नहीं पता था, उस बंदे को पद्मश्री अवार्ड मिलता है। और इंडिया का सबसे पहला डायरेक्टर जो अपनी खुद की फिल्म के लिए ऑस्कर स्टेज पे खड़ा होता है। और राजामौली ने रीराइट कर दिया कि इंडियन सिनेमा ग्लोबल स्केल पे क्या अचीव कर सकता है और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम इंडियंस क्या कर सकते हैं। जो गाइस एक बंदा छोटे शहर से स्ट्रगल से लेके ग्लोबल स्टैंडिंग ओवेशन तक, SS राजामौली की कहानियाँ ये प्रूव करती हैं कि विजन प्रिविलेज नहीं लेजेंड्स बनाते हैं। और भाई SS राजामौली सिर्फ मूवी ही नहीं बना रहे हैं, वो अपनी पूरी की पूरी दुनिया बना रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, पहले उन्होंने मगधीरा बनाई, ठीक है, तेलुगु इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने ईगा बनाई इंडिया में थोड़ा बहुत नाम बनाने के लिए। फिर उन्होंने बाहुबली और बाहुबली 2 बनाई, जिससे उन्होंने पूरी इंडिया में अपना नाम कमाया। फिर उससे हर किसी को पता चल गया कि SS राजामौली कौन है। फिर उसके बाद वो बनाते हैं RRR, RRR मूवी बनाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है और उससे उनका नाम होता है पूरी दुनिया में। फिर वो अभी लेके आ रहे हैं बनारसी, ठीक है, वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही है। ये सारे के सारे जो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूवी लाए हैं वो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जब वो महाभारत बनाएंगे तो वो पूरी पूरी दुनिया में चलेगी कि नहीं। जी हाँ गाइस, SS राजामौली का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत बनाना। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला था और वो पूरा ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, जिससे वो अभी जितनी भी मूवीज़ बना रहे हैं वो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे चल गई, अब यहाँ पे भी चल गई, तो यहाँ पे अब ये बना रहा हो। ये जो बनारसी मूवी गाइस ये मूवी ला रहे हैं ना 1200 करोड़ की बजट में, ये एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि ये मैं जो मूवी बना रहा हूँ ये चलती है कि नहीं चलती है ग्लोबल लेवल पर और भी ज़्यादा कि नहीं। हालाँकि RRR चली थी लेकिन वो मतलब रिक्स लेने को तैयार है कि हाँ चलो देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद भाई इनका ड्रीम प्रोजेक्ट तो महाभारत ही, जो हम सबको पता है। तो बस गाइस मेरे को बस इतना ही कहना था। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी तो इस वीडियो को हो सके तो प्यार दे देना, और क्या ही मांग सकता हूँ आपसे। तो बस गाइस मेरे को बस इतना ही बोलना था कि ये 200 वीडियोस में से एक होने वाली है। तो स्पेशल वीडियो मैं इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को बनाना था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उन लोगों को इतना पता नहीं होता कि डायरेक्टर्स कौन है, क्यों है, मतलब वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। बस उन्हीं के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत बताना था कि आप जानो कि हाँ ये लोग ऐसे होते हैं। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा इनके डायरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, और शायद मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा, ठीक है, अगर जैसा इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आएगा वैसा। तो बस गाइस मेरे को बस इतना ही बोलना था। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।